हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने 11th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने लिखा था कि अगर किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन की ज़रूरत हो तो ज़रूर आप सभी कमेंट करेंगे। तो उसमें कई कमेंट्स आए हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया था कि सर आप 12th का भी वीडियो बनाइए, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लॉकडाउन की वजह से उनका क्लास नहीं हो पा रहा है तो उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा भी यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो आज मैं 12th क्लास का वीडियो बना रहा हूं। आप सभी देखिए, इसको बार बार देखिए, समझिए। मेरे चैनल को BM एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और तो देखिए, मैं सहूलियत के लिए, क्योंकि समय ज़्यादा लग जा रहा है, इसीलिए मैं सहूलियत के लिए पहले से ही आज लिख करके रखा हूँ, जिसमें 12th क्लास में जितने सारे चैप्टर हैं बेसिकली NCERT के अकॉर्डिंग, उस पर मैं पहले से लिख करके रखा हूँ। आप इसको देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट्स बना लें। मैं इस पर चर्चा कर दिए जा रहा हूँ और फिर चर्चा करने के बाद मैं फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको आज स्टार्ट भी कर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का फिजिक्स 11th क्लास में आपने देखा था कि हमने जब क्लासिकल फिजिक्स में बांटा था 11th क्लास के फिजिक्स को, जिसमें हम चर्चा किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। यहाँ पर जो 12th क्लास का फिजिक्स है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा पहला ब्रांच हो जाता है। फर्स्ट ब्रांच होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और चार्ज जो भी फेनोमेना दिखाता है, जैसे कि फील्ड दिखाता है, चार्ज जैसा कि फोर्स लगाता है, तो इसके बारे में हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा जैसा कि चैप्टर है NCERT के अकॉर्डिंग, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई भी चार्ज जो होता है उसका अपना पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल दिखेंगे। इसी के साथ साथ इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल से रिलेटेड एक डिवाइस होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कंडेंसर जानते हैं। यहाँ पर हम उसको कैपेसिटेंस जानेंगे, उसका स्टडी करेंगे। ये दो टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि दूसरा हमारा चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में 11th के इंट्रो में बताया था कि चार्ज पार्टिकल, दूसरे वर्ड में हमने कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और जब वही इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको पहला जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में जानना है। दूसरा जो चैप्टर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में जानना है। तीसरा चैप्टर हमारे लिए हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हम ये जानेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो जो कुछ भी फेनोमेना दिखाता है उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये तीनों ही चैप्टर में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप 9th क्लास के फिजिक्स या 12th क्लास के फिजिक्स में, 10th क्लास के फिजिक्स में आप जरा सा आइडिया ले चुके होंगे। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो तीसरा हमारा चौथा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप जानते हो कि करंट जो है वो कई तरह के इफेक्ट दिखाता है, जैसा कि आपको उसका केमिकल इफेक्ट दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, और वही जब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, एक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जब करंट मोशन में होता है तो अपने सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। बहुत सारी तरह की फेनोमेना है। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म की चर्चा करेंगे। हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। नेचुरल मैग्नेट होता है, अर्थ मैग्नेट हो गया, लोड स्टोन जो एक नेचुरल मैग्नेट हम चर्चा करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उसको हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म के अंतर्गत
चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां। छठा चैप्टर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितने सारे करंट है वो एक इंडक्शन का फेनोमेना दिखाता है, चार्ज एक इंडक्शन का फेनोमेना दिखाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत। फिर जो हमारे डेली यूज में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो वैसे में एक वेव प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अल्फा, गामा, बीटा, एक्स रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या उसका यूज है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी का रेंज है, क्या उसका एम्पलीट्यूड का रेंज है, ये सभी चीजें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में स्टडी करते हैं। आगे हम देखते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नए सिलेबस में ऑप्टिक्स में कुछ पोर्शन को 11th क्लास में रख दिया गया है, जैसा कि रे ऑप्टिक्स को। लेकिन रे ऑप्टिक्स में भी कुछ फेनोमेना है, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसको 12th में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स को लिख दिया है। आप रे ऑप्टिक्स को 11th में भी पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स के कुछ पोर्शन को 12th में भी पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स पूरी तरह से 12th में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमने पिछले क्लास में 11th के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एक मॉडर्न फिजिक्स होता है, जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 5 चैप्टर पढ़ना होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो 12th क्लास का फिजिक्स है उसमें हम बहुत कम चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दूसरा चैप्टर है एटम, तीसरा चैप्टर है न्यूक्लियाई, चौथा चैप्टर है सेमीकंडक्टर और डिवाइस। सेमीकंडक्टर और डिवाइस में एनपीएन जंक्शन केवल पढ़ना है, एनपीएन जंक्शन के बारे में और डायोड के बारे में पढ़ना है। लेकिन एनपीएन जंक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी फेनोमेना होता है, जैसे ऑसिलेशन हो गया, ये सभी चीजों को अब नहीं पढ़ना है। पुराने सिलेबस में था, अब ये नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से इसमें से ओमिट कर दिया गया, निकाल दिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम को 12th क्लास में अब वर्तमान समय में पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता था। इसलिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड ने अपना मीटिंग करके इसको यहाँ से बाहर कर दिया है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो कुल मिलाकर कितने चैप्टर हो गए? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ले लीजिए 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कुल मिलाकर के 15 चैप्टर ही हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानने के बाद हम जानेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज को जानने से पहले हम मास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मास के बारे में आप पहले से जानते हैं कि मास जो कुछ भी किसी भी व्यक्ति के अंदर में, चाहे किसी भी सब्सटेंस के अंदर में जो कुछ भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग मास बोलते हैं। और जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप पढ़े हैं 11th क्लास में, जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी, वो सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी मैटर की प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो उसी तरीके से मास भी जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। तो सिमिलरली हमारा चार्ज जो है ये भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब आज से अगर कोई पूछेगा हमसे कि चार्ज क्या होता है, तो हम यही बोलेंगे कि चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है। जैसा कि प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का 2 तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो हमारा चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज क्या है? तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का क्या है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो हम यूं कह सकते हैं कि जितने सारे मैटर हैं वो सभी चार्ज से बने हुए हैं। तो दूसरे वर्ड में हम इसको आगे डिफाइन करेंगे, एवरी मैटर, एवरी ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ चार्ज। जितने सारे मैटर वो सभी कैसे बने हुए होते हैं? चार्ज से बने हुए होते हैं। मतलब मैटर का एक प्रॉपर्टी हो गया चार्ज। तो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, इसमें हम थोड़ा सा और जोड़ देंगे। जब कोई भी मैटर जो कि चार्ज से बना हुआ है, जो भी मैटर होता है वो चार्ज से बना हुआ होता है, और चार्ज जो होता है एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हम यहां पर डिफाइन कर देंगे एवरी ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ चार्ज, है ना, व्हिच शो force of attraction as well as repulsion, है ना। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर का होता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो चार्ज से बना हुआ होता है, और ये सभी के सभी जो होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का फेनोमेना दिखाता है। तो ये हो जाएगा चार्ज का हमारा डेफिनेशन। जिस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में चार्ज भी होता है। चार्ज के बाद हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मैं मिटा दे रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप भली बात ही जानते हैं। जितने सारे मैटर्स होते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें जो हमारा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। तो कुल मिलाकर जो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। Electrostatic is the branch of physics in which we study about charge when it is in rest। मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, और जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कई तरह के फेनोमेना दिखाएगा। तो जो कोई भी फेनोमेना दिखाएगा उन सभी को हम कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आगे हम बात करेंगे काइंड ऑफ चार्ज। काइंड ऑफ, तो आप लोग बहुत पहले भली बात ही जानते हैं, चार्ज दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं हम निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हम जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज के दो प्रकार हो गए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। काइंड ऑफ चार्ज जानने के बाद हम जानेंगे
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक टर्म आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात बताने जा रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े को कॉपी पर डाल करके और बाल में अपना जो लिखो फेंको पेन है उसको रगड़ करके और उसको यूं सटाते हैं तो सट जाता है। कितना मजा आता था, है ना। ये क्यों होता था? ये होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। जब हम कोई भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को जब बाल पे हम रगड़ते हैं, कहाँ? प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पर को बाल पे हम जब रगड़ते हैं तो यहां पर चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज जनरेटेड ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन चार्ज generated on any object due to friction is called frictional electricity। पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स हम नहीं पढ़ते थे, पहले हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ते थे, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ये जो हमने आपको बताया कि कागज के टुकड़े को जब हम बाल में इस तरीके से रगड़ते हैं तो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो इसी तरीके से चार्ज का जो डिस्कवरी हुआ उसके पीछे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। जिसमें सबसे पहले हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज, ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। निगेटिव चार्ज, हम कई तरह के बॉडी लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं सिल्क। क्या लेते हैं? सिल्क। और सिल्क को हम रगड़ते हैं ग्लास पे, मतलब सिल्क के टुकड़े लिए और उस पे ग्लास को जब हम रगड़ते हैं तो सिल्क पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, सिल्क पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। मतलब ये आप याद रखेंगे कि जब ग्लास और सिल्क को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आप याद रखेंगे कि ग्लास और सिल्क को जब एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ग्लास पे। निगेटिव चार्ज किस पे जनरेट होता है? तो सिल्क पे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। दूसरा हम एबोनाइट की रड लेते हैं। एबोनाइट की रड को जब हम कैट स्किन या फ्लानेल है ना, फ्लानेल एक प्रकार का कपड़ा होता है ना, या कैट की स्किन या दूसरे वर्ड में उसको फर कह सकते हैं। फर याक के बॉडी पे होता है, बहुत सारे हेयर होते हैं इस पे। तो कैट के स्पिन पे जब हम एबोनाइट की रड को रगड़ते हैं तो एबोनाइट पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और फ्लानेल और कैट स्पिन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तीसरा आप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊल, जिसको हम लोग ऊन बोलते हैं, ऊन हिंदी में ऊल पे जब हम प्लास्टिक को रगड़ते हैं, किसको? प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ऊल पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये कम से कम 3 आप इस तरीके का एग्जाम्पल को याद रखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम चर्चा कर लेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फंडामेंटल लॉ 2 होते हैं। सबसे पहले एक कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, और दूसरा लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
like charge, repel each other, and unlike charge attract each other। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे शुरू करेंगे। तो आप इसको बार बार देखिए और देख करके कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो रहेगा नहीं रहेगा, डिलीट कर दिया जाएगा, क्या होगा, है ना। लेकिन अगर आप कॉपी में इसको नोट करके रखेंगे तो एग्जामिनेशन के टाइप में आपको बहुत ही मदद होगी। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लॉकडाउन है तो ये तो एक वैश्विक महामारी फैला हुआ है, इससे सब कोई सफ़र कर रहा है, तो हम अब कैसे बच सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास बस एक ही उपाय है, ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे सक्रिय हैं, इसमें मेरा भी है BM एजुकेशन। आप इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसे पहुंचाइए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।